Hello everyone. Today I'm going to cover Biographia Literaria, which is a major critical work of S.T. Coleridge. It is beautiful and amazing work. Why I called it beautiful? Because it is not only important regarding the theories related to criticism. If we want to take a lesson in our own life related to these marvelous concepts of St. Coleridge, we can easily. Okay, in fact I have learned a lot from his concepts, okay, of imagination, fancy, primary imagination, secondary imagination. So very beautiful concepts. Okay, so today we will discuss all important topics here. विलियम वर्ड्सवर्थ का एस.टी. कॉलेज की लाइफ में काफ़ी इन्फ्लुएंस है. इनफैक्ट दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेट्स में कई सारी पोएम्स पब्लिश कराई थी, जिसमें मेजॉरिटी जो पोएम्स की देखी गई थी वो विलियम वर्ड्स की थी, और उसमें 5 पोएम्स जो थी वो इन्हीं की थी, जिसमें से कुबला खान और एंशिएंट मैरिनर वगैरह, टाइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है एस.टी. कॉलेज की. तो दोनों ने मिलकर एक वर्क लिखा था, और एक साल तो उन्होंने पोएम्स ऐसी पब्लिश कर दी थी, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब पब्लिश किया था लिरिकल बैलेट्स को दोबारा से, तो एक प्रीफेस के साथ किया था, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स के साथ. ठीक है, तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स एक अलग वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, उस पर भी हम बात नहीं कर रहे हैं. बताना ये चाह रही हूँ कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में जितनी भी थ्योरीज थी उसमें जो था इनका भी दिमाग लगाता है एस.टी. कॉलरिज का, और इस बात को उन्होंने इस अपने बायोग्राफी लिटरेरी में बताया भी है. ठीक है, उन्होंने बोला है कि रिगार्डिंग दोज theories that were given in the work of lyrical ballads, they were half of the child of mine. मतलब उसमें मेरा भी दिमाग उसमें यूज हुआ था. ओके, सो जो थ्योरीज थी वो म्यूचुअल थिंकिंग के बेस्ड पे थी दोनों की. तो फिलहाल पहले तो एस.टी. कॉलरिज का एस.टी. कॉलरिज पर विलियम वर्ड्स का इन्फ्लुएंस था, लेकिन धीरे धीरे एस.टी. कॉलरिज की जो स्कूल ऑफ थॉट था वो चेंज हो गया. विलियम वर्ड्सवर्थ थे, और विलियम वर्ड्सवर्थ को इन्होंने अपने इस वर्क में क्रिटिसाइज किया. अब क्रिटिसाइज क्यों किया? क्योंकि इनकी जो थिंकिंग थी उससे काफ़ी अलग विलियम वर्ड्सवर्थ की थिंकिंग हो गई थी. तो इन्होंने और विलियम वर्ड्सवर्थ की खुद अपनी जो उन्होंने व्यूज़ रखे हैं, वाकई सिर्फ एस.टी. कॉलरिज की बात नहीं है. सोचने पे इंसान खुद भी मजबूर हो जाता है अगर उनके व्यूज़ को पढ़ेगा विलियम वर्ड्सवर्थ के. उन्होंने वाकई कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं कि उन खुद सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि अगर इसको फॉलो किया जाए तो कैसे फॉलो किया जाएगा. तो विलियम वर्ड्सवर्थ पे भी इन्होंने बात करी है. तो काफ़ी ज़्यादा वर्क जो है इस पर भी है उनका क्रिटिसिज्म में, कि विलियम वर्ड्सवर्थ के व्यूज़ किस तरीके से एस.टी. कॉलरिज को पसंद नहीं आए, और उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो व्यूज़ दिए हैं वो खुद ही अपने व्यूज़ पर खरे नहीं उतर रहे हैं. तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसी को लेकर कि विलियम वर्ड्सवर्थ के जो व्यूज़ हैं वो किस तरीके से एस.टी. कॉलरिज से अलग हैं. ठीक है, सो कंट्रास्ट इन व्यूज़ ऑफ कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ. The very first point, note it down. Wordsworth said that subject matter of a poem must be rustic. That is, the poet must talk about rural life and nature. But Coleridge says Wordsworth own characters, Ruth like Michael, are not taken from rural background. So what is the meaning of this particular point? He wants to say here कि विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना है कि जो पोइट्री का जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए वो रस्टिक होना चाहिए, रूरल लाइफ से बिलोंग करना चाहिए. गॉट इट. लेकिन देखा जाए तो उनके अपने ही कुछ पोएम्स में, कुछ उनके अपने ही वर्क्स में ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो रस्टिक लाइफ से बिलोंग नहीं करते हैं. तो सब्जेक्ट मैटर आप कैसे बोल सकते हो कि रस्टिक लाइफ से होना चाहिए, जबकि आपके खुद के कैरेक्टर्स कहाँ के हैं? रस्टिक लाइफ से ही से नहीं बिलोंग करते हैं. गॉट इट. ओके, तो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट दैट ही मेड. नाउ विल टॉक अबाउट सेकेंड पॉइंट. मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट. अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, बेस्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज comes from interaction with nature. Okay, when you will talk to the nature, when you will interact with nature, you will get the language of the poem. But Coleridge opposed it. Okay, and he said the best part of language comes when mind dwells on noble ideas of mastermind of humanity. Okay, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि
विलियम वर्ड्सवर्थ के हिसाब से बेस्ट लैंग्वेज जो होती है वो इंसान की तभी आती है जब वो नेचर से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। नेचर के ज़रिए ही इंसान के अंदर लैंग्वेज सीखने को मिलती है, नेचर के ज़रिए। कोलरिज ने बोला कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, नेचर कैसे सिखाएगी हमको लैंग्वेज। लैंग्वेज तो तभी आएगी जब आप बड़े मास्टर माइंड लोगों के वर्क को पढ़े, ठीक है, तभी आपको अच्छी लैंग्वेज आएगी, ठीक है। तो अच्छी लैंग्वेज नेचर से इंटरेक्ट होके नहीं आ सकती है, बल्कि आप अलग अलग राइटर्स को फॉलो करिए, उनके वर्क्स को पढ़िए, तो ही आपकी जो है लैंग्वेज कैसी होगी, बढ़िया होगी। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया कि नेचर से सीखना चाहिए, तो नेचर से किस तरीके से सीखना चाहिए वो इन्होंने बताया ही नहीं। तो इसका मतलब भाई नेचर से वाकई इंसान नेचर से कैसे सीख सकता है, ठीक है, थीम्स ले सकता है नेचर से, लेकिन लैंग्वेज तो उसको तभी आएगी जब वो क्या होगा, तब वो क्या करेगा, जब वो मास्टरमाइंड लोगों की बड़े ग्रेट पर्सनालिटीज के वर्क्स को स्टडी करेगा। लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट विच इज Wordsworth said that the language must be used as the language of the common man. Okay, but Coleridge said that every man's language varies according to extent of his knowledge, according to the activity he indulges in, according to the depth of the feeling he has. Okay, or even the man of the same class or same status might differ. Got it? What is the meaning of this line? If you have noted down, let's understand this point. Wordsworth के हिसाब से लैंग्वेज वो बेहतरीन होती है जो कॉमन मैन की लैंग्वेज होती है। अब कॉमन मैन बोले तो किसको पकड़ के उन्होंने कॉमन मैन बोल दिया, ये तो बताया नहीं विलियम वर्ड्सवर्थ ने। कॉमन मैन तो अलग अलग लैंग्वेज बोलता है, कोई एक साधारण इंसान की लैंग्वेज एक ही थोड़ी ना होती है। इवन एक उन लोगों की बात करें जिनकी मदर टंग भी अगर सेम है, तो तब भी उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो उठना बैठना है, वो जहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी लैंग्वेज सबकी अलग अलग होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सबकी लैंग्वेज सेम हो? ओके, जितना उसके पास नॉलेज है वो उस हिसाब से बात करता है। आप देखिए, किसी की ज़बान बहुत अच्छी होती है, आपके पर फ़ौरन असर हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि भाई कुछ अच्छी बात भी बोलेंगे, लग रहा है कि पत्थर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है ना। तो कैसे आप बोल सकते हो कि कॉमन मैन की लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लीजिए? तो ही पॉइंटेड आउट कि ओनली कि यूज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, बट ही डिडंट टेल अबाउट व्हाट इज द लैंग्वेज। ओके, एग्जैक्टली। इवन द अगर एक ही स्टेटस की बात करें, तब भी लोगों की लैंग्वेज क्या होती है, अलग अलग होती है। गॉट इट? द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट दैट विल S.T. Coleridge made here is he said that according to Wordsworth, language of prose and language of poem must be same. He said that, okay. बट कोलरिज सेट कि ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रोस की लैंग्वेज और पोएम की लैंग्वेज जो है वो सेम हो जाएगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज कोई वर्ड्स का कलेक्शन ही थोड़ी ना होता है। लैंग्वेज में वर्ड्स को अरेंज करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर कोई इंसान कुछ कहीं स्पीच उसको देनी है और कहीं उसको बात कर रहा है वो, तो क्या दोनों सेम तरीके से बोलेगा? नहीं। जब वो स्पीच देगा तो उसकी कुछ लैंग्वेज अलग होगी। तो इनफैक्ट जब इंसान को अलग अलग एक्शन के लिए भी अलग अलग लैंग्वेज को चूज करना पड़ता है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि प्रोज और पोएम की लैंग्वेज सेम होगी? तो इन्होंने बड़ा ही अजीब पॉइंट विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया था, जो कि S.T. Coleridge को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो दीज वर द मेन 4 पॉइंट्स दैट ही टोल्ड अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसको इन्होंने डिसएग्री किया। नाउ आई एम गोइंग टू कवर नेक्स्ट टॉपिक बाय S.T. Coleridge, फैंसी एंड इमेजिनेशन। फैंसी और इमेजिनेशन क्या होता है? फैंसी का मतलब है it is a kind of memory which randomly brings images together, and even after brought together these images continue to retain their separate individual properties. अब आप बोलोगे मैडम ये तो आपने पढ़ के बता दिया, समझ में कुछ नहीं आया। तो अब सुनिए, समझिए क्या होता है फैंसी। देखिए,
फैंसी का मतलब है कि आपके दिमाग में कुछ मेमोरी, देखिए फैंसी का मतलब भी मेमोरी होता है, इमेजिनेशन का भी मतलब मेमोरी होता है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि एक पोएम को किस तरीके से लिखना चाहिए। पोएट्स के लिए ये फैंसी इमेजिनेशन वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो वो कह ये रहा है कि एक पोएट जो होता है पहचान बता रहा है पोएट्स की, ठीक है, कि वो पोएट क्या करते हैं, जनरली जो चीज़ों को देखते हैं वही तो इमिटेट करते हैं, गॉट इट। तो ऐसी मेमोरी कि जो आपको, आप कोई चीज़ देखो और जो आपने देखा उसके अलग अलग जितनी भी आपने चीज़ें देखी, इमेजेस देखे, उसको आपके दिमाग में एकदम से वो लेके तो आ जाए मेमोरी, ठीक, ओके। एंड इवन आफ्टर ब्रॉट टुगेदर, और जब सब साथ में ले आए उस आपको आपके अंदर, तब भी वो अलग अलग बनी रहे, गॉट इट, फ्यूज ना हो पाए वो। These images continue to retain their separate individual properties। मतलब आपने एक सीनरी देखी, उसमें आपने कुछ अलग लोग जाते हुए देखे, आपने अलग अलग चीज़ें, तो आप कुछ भी चीज़ अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो और वो चीज़ आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, अगर आप उन सारी चीज़ों को एक तरीके से फ्यूज़ नहीं कर पा रहे हो, इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, आपने क्या क्या देखा था, तो इसका मतलब आपकी जो सोच है, आपकी जो मेमोरी है, वो सिर्फ फैंसी वाली मेमोरी है, गॉट इट। वाइल इमेजिनेशन के बारे में उन्होंने क्या बताया, ही सेज इमेजिनेशन क्रिएट्स न्यू शेप्स एंड फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी by fusing and unifying different impressions it receives from the external world। मतलब आप देखो अलग अलग चीज़ें और आप उसको वापस एक साथ फ्यूज कर पाओ, जोड़ पाओ। तो एक अच्छा पोएट जो होगा वो, उसके अंदर इमेजिनेशन होगी, ओके, मतलब वो चीज़ों को जोड़ सकता है, गॉट इट। लेकिन फैंसी का मतलब क्या है कि वो उसने अलग अलग चीज़ें देखी, उसको अलग अलग डिस्क्राइब कर दिया, उसको एक फ्यूज, वो उसके अंदर वो फ्यूज करने वाली क्वालिटी नहीं होगी। तो इमेजिनेशन क्या करती है, न्यू शेप्स को क्रिएट करती है और फ्यूज करके क्रिएट करती है, सारे अलग अलग पिक्चर्स को जोड़ती है जो आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से देखते हो। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन। अलग अलग आपके दिमाग में पिक्चर्स बनी हुई, आप उसको कंबाइन नहीं कर पा रहे हो, उसका मतलब यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ फैंसी। एंड इफ यू आर एबल टू कनेक्ट ऑल द इमेजेस एंड यू आर able to draw exact that thing in your poetry, piece of poetry, so that means you आपकी जो memory है वो imagination है। इसका जो example एसटी कॉलेज ने दिया है, बहुत ही अच्छा दिया है कि फैंसी को आप समझ सकते हो, फैंसी इज अ मैकेनिकल मिक्सचर while imagination is a chemical compound। सो अब आप बोलोगे मैडम ये क्या हो गया, ये तो केमिस्ट्री में काहे घुसेड़ दिया हम लोगों को। तो केमिस्ट्री में इसलिए उन्होंने बोला कि अगर आप इस मेथड के जरिए जाओगे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा फैंसी क्या होता है, इमेजिनेशन क्या होता है। मैकेनिकल मिक्सचर का मतलब क्या है, यानी हाथ के जरिए जो चीज़ हम लोग मिक्स करते हैं, फॉर सैंड एंड वाटर, ठीक है, सैंड एंड वाटर को अगर आप मिक्स करोगे तो क्या ये आपस में मिक्स हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती है? नहीं होती हैं। आप सैंड अलग दिखेगा और आपको वाटर अलग दिखेगा, तो दोनों का लेवल आपको अलग अलग दिखेगा, ये फ्यूज नहीं हो पा रही, अलग अलग इमेजेस दिख रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन बात करें जाए अगर इमेजिनेशन की, केमिकल कंपाउंड H2+O2H2O, ठीक है, इस तरीके से कई सारे ऐसी आप खुद से केमिकल रिएक्शन आप सोच सकते हो कि जब आप मिक्स करते हो तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, आपस में मिल जाती है, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप फ्यूज कर पाओ रैंडम इमेजेस को, दैट मीन्स यू आर इन स्टेट ऑफ इमेजिनेशन। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फ्यूज द इमेजेस, ठीक है, द इमेजेस रिटेन इन योर माइंड सेपरेटली, दैट मीन्स यू आर इन स्टेट ऑफ फैंसी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। I'm going to now cover the next topic, which is primary imagination and secondary imagination. Okay, primary imagination, secondary imagination में देखिए, इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि फैंसी और इमेजिनेशन में बड़ा क्या हुआ, ज़्यादा क्या हुआ, क्या होना चाहिए पोइट्री लिखने के लिए, फैंसी या इमेजिनेशन? तो आप सही सोच रहे हो, इमेजिनेशन, यानी आपको सारे इमेजेस को फ्यूज करना आना चाहिए। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन में क्या डिफरेंस है समझिएगा। एक लाइन से हम समझ सकते हैं कि सपना सभी देखते हैं लेकिन पूरा कुछ ही कर पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक साधारण इंसान और एक जो साधारण इंसान कुछ कविता लिखे और एक कवि, एक महान कवि कविता लिखे, दोनों की जो पोइट्री होगी उसमें जो डिफरेंस होगा वो यही डिफरेंस होता है
कि एक की जो इमेजिनेशन है वो प्राइमरी इमेजिनेशन है और दूसरे की जो इमेजिनेशन है वो सेकेंडरी इमेजिनेशन है। ओके, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बंदर के बारे में मत सोचो अभी, लेकिन फौरन ही आपके दिमाग में बंदर की क्या हो जाएगी, पिक्चर बन जाएगी, आप चाहो नहीं चाहो बन जाएगी वो, ठीक है। तो ये क्या है, ये इमेज आपके दिमाग में बन रहा है कॉन्शियसली, मतलब यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट दैट, फिर भी बन रहा है, एंड इनवॉलेंटरी, ना चाहते हुए भी बन रहा है आपका वो इमेजेस, ठीक है। ओके, तो ये होता है, और ये स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है, तुरंत वाला। मतलब आपने देखा, आप जैसे कि आप कभी कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, दूसरी तरफ दिमाग गया आपका, तो अभी वो आपने जो देखा थोड़ी देर तक उसकी इमेज आपके दिमाग में बनी रहती है। इसे कहते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन, जो कि हर कोई इंसान करता है, गॉट इट। तो इस इमेजिनेशन के जरिए जो इमेजेस बनती हैं वो मेनली, आप 2 वर्ड याद रखिए, अनकॉन्शियसली, इनवॉलेंटरीली। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं, समझ में भी आ रहे होंगे। स्पॉन्टेनियस है और अनकॉन्शियसली सोचना, ठीक। और जब ये हम इमेजेस अपने दिमाग में उतारते हैं तो ये हमें ऑर्डर करता है क्या, कि जो भी हम चीज़ देख रहे हैं उसको रिड्यूस करता है शेप में, ताकि वो हमारे दिमाग में क्लियर इमेज बन पाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ हमने देखी काफ़ी बड़ी, लेकिन जब हम सोचते हैं उस चीज़ को तो वो क्या होती है, उतनी बड़ी नहीं आती हमारे दिमाग में, उसका थोड़ा साइज क्या होता है, रिड्यूस होके आता है, ताकि वो हमारे दिमाग में क्लियर इमेज बना सके। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दिस इज प्राइमरी इमेजिनेशन। लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या होता है? सेकेंडरी इमेजिनेशन जो होता है वो आर्टिस्टिक क्रिएशन को पॉसिबल करता है। मतलब यही वो इमेजिनेशन है जो कि ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ राइटर्स में पाया जाता है। अब चाहे पर्सनालिटीज की बात कर लीजिए, चाहे अब आप इंसानों की बात कर लीजिए। इसी वजह से मैंने आपको व्हेन आई बिगैन दिस सेशन आई टोल्ड यू कि ये जो इंस्पायरिंग इनका जो कॉन्सेप्ट है वो लाइफ में भी फॉलो किया जा सकता है। कि कुछ ही लोग क्या होते हैं, कुछ लोगों के अंदर ही प्राइमरी इमेजिनेशन होती है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है। वो इतना लंबा, इतना अच्छा वो सोच लेते हैं कि उनको वो वाकई अपनी उस सोच से क्या हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो सेकेंडरी इमेजिनेशन ही है जो एक आर्टिस्टिक क्रिएशन को पॉसिबल करता है। गॉट इट? हर कोई इमेजिन करता है, लेकिन हर कोई आर्टिस्ट तो नहीं बन पाता। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है, जब कोई चीज कॉन्शियसली और वॉलंटरीली, ठीक है, बिल्कुल कॉन्शियस होके जब आप कोई इमेजेस बनाते हो अपने दिमाग में, उसे कहा जाता है सेकेंडरी इमेजिनेशन। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? और भी पॉइंट्स इसमें मैंने नहीं लिखे, आप नोट कर लीजिएगा कि आपके जो ये आपका सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो एक मैजिकल प्रोसेस है। एक मैजिक की तरीके से, मैजिक ही तो है कि कोई इंसान किसी चीज़ के अंदर वो चीज़ देख पाए जो हर कोई नहीं देख पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप विलियम वर्ड्सवर्थ की कोई भी पोएम ले लीजिए, या इन्हीं की बात कर लेते हैं, एस.टी. कॉलरेज की, यही बता रहे हैं, इन्हीं के एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। एस.टी. कॉलरेज ने जो एंशिएंट मैरिनर में जो इमेजिनेशन किया है, क्या कोई आम इंसान कर पाएगा? मतलब उन्होंने भूत को इतना अच्छा दिखा दिया है कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है एक बार। बस ना रही है, तो इतना प्यारा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है सेकेंडरी इमेजिनेशन का, कि सेकेंडरी इमेजिनेशन ही है जो एक इंसान को काबिल बनाती है, दूसरे से अलग करती है। गॉट इट? ओके। सो लेकिन एक बात उन्होंने एक और बताई कि जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है ना, इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो प्राइमरी इमेजिनेशन से ही आते हैं। मतलब आप जब कोई चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट करोगे तो पहले जब ऑब्जर्व करोगे तो वो प्राइमरी इमेजिनेशन के जरिए ही तो आपने उसको ऑब्जर्व किया। तो जो रॉ मटेरियल्स हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन के, वो इट डिपेंड्स ऑन, यानी कि सेकेंडरी इमेजिनेशन के रॉ मटेरियल्स आर टेकन फ्रॉम प्राइमरी इमेजिनेशन। लेकिन बट व्हेन इट गोज बियॉन्ड इट, जब और इससे ज़्यादा बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिर, ठीक है, तो मर्ज करती है ग्रेट पावर में, तो कौन करती है? सेकेंडरी इमेजिनेशन करती है। गॉट इट? एक ह्यूमन माइंड को स्पिरिचुअल वे में ले जाती है। तो ये है आपका सेकेंडरी इमेजिनेशन। ब्यूटी ऑफ सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है कि ये सोल की वेराइटीज को फ्यूजेस करती है। अब वो सीधे पोइट्री वाली उस पे लैंग्वेज पे आ गए कि टू द पॉइंट उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि इट फ्यूजेस, सेकेंडरी इमेजिनेशन फ्यूजेस वेरियस वेराइटीज ऑफ द सोल। यानी जितने रीडर्स उस पोइट्री को पढ़ेंगे सभी उस उस इमेजिनेशन में खुद को
फ्यूज करा लेंगे अगर वो देखेंगे वाकई कि वर्क बहुत अच्छा है। बात समझ आ रही है? इट यूनाइट्स एवरीथिंग, इट्स अ पोएटिक विजन। आपने देखा होगा जनरली बहुत सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन बात करें अगर आप औरोबिंदो की, उसमें कई विजन की बात कही है, ठीक है, और बहुत सारे पोएटिक टैलेंट कहते नहीं है। तो पोएटिक टैलेंट और विजन क्या होता है? विजन और टैलेंट जो पोएट में पाया जाता है, एक्चुअली यही सेकेंडरी इमेजिनेशन ही इनको पॉसिबल कराती है। बात समझ में आ रही है? तो द फैकल्टी दैट अ पोएट हैज टू आइडियलाइज एंड यूनिफाई इज सेकेंडरी इमेजिनेशन। ओके, और सेकेंडरी इमेजिनेशन इज एन एक्टिव एजेंट विच डिसॉल्व्स, which diffuses and dissipates in order to create new things. Got it? So new things create करने के लिए ये खुद क्या करती है? dissolve होती है, diffuse करती है images को। Got it? So this all about secondary imagination. Primary imagination के एक बारे में नोट कर लीजिएगा कि प्राइमरी जो imagination है वो क्या है? living power है and primary agent of ऑल ह्यूमन परसेप्शन। सारे लोग उस चीज़ को सारे लोगों के अंदर प्राइमरी इमेजिनेशन पाई जाती है, लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो कुछ खास लोगों में ही पाई जाती है। तो जिस तरीके से फैंसी वाज इंफीरियर टू इमेजिनेशन, सिमिलरली अब आप बताइए प्राइमरी इमेजिनेशन अच्छा है कि सेकेंडरी इमेजिनेशन? तो ऑब्वियसली सेकेंडरी इमेजिनेशन, ठीक है। तो सेकेंडरी इमेजिनेशन इज सुपीरियर टू प्राइमरी इमेजिनेशन. So that's all about primary imagination, secondary imagination. Now we are moving to our last topic of biographical literaria, which is poetic genius and poetic talent. तो कुल मिला के इन्होंने 3 जो पॉइंट्स बताए, फैंसी इमेजिनेशन, प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन. नाउ ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट पोएटिक जीनियस एंड पोएटिक टैलेंट. तो बॉटम लाइन उनका यही है कि वो ये डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं एक कॉमन मैन को एक आर्टिस्ट से, ठीक है. तो इसके ज़रिए भी, इस टॉपिक के ज़रिए भी उन्होंने यही बताया सीधे सीधे. और पोएटिक जीनियस को उन्होंने बोला है कि इट इज़ इनबॉर्न एंड इट इज़ आइडेंटिकल विद इमेजिनेशन. 2 बात आप याद रखिए, इनबॉर्न एंड आइडेंटिकल. ये किसके साथ है? पोएटिक जीनियस के साथ. तो पोएटिक जीनियस जो है वो इनबॉर्न होता है, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो जैसे कि एलोक्वेंस ऑफ स्पीच है और अच्छी अच्छी जो चीज़ें होती हैं एक पोइट्री लिखने के लिए, वो किसी के अंदर इनबॉर्न होती है. लेकिन कोई यहाँ पे आके क्या करता है? मेहनत करता है, एक्वायर करता है, ठीक है. बस में आ रही है. तो पोएटिक जीनियस इज इनबॉर्न एंड पोएटिक टैलेंट कैन बी एक्वायर्ड एंड कैन बी कल्टिवेटेड. इसको विकसित कर सकते हैं हम लोग. बस में आ रही है. और पोएटिक जीनियस को उन्होंने आइडेंटिकल किया किसके समान बताया? आपके इमेजिनेशन के. गॉट इट. जबकि पोएटिक टैलेंट को किसके इक्वल किया? फैंसी के. तो आपको ये 2 मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं. और यहाँ पे एक और चीज़ हाईलाइट करी है पोएटिक जीनियस की. 3 बातें इन्होंने हाईलाइट करी हैं कि पोएटिक जीनियस के अंदर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. इसको नोट कर लीजिए आप. पावर ऑफ इमेजिनेशन, फर्स्ट इज पावर ऑफ इमेजिनेशन, सेकेंड इज डेप्थ ऑफ थॉट एंड इमोशंस, थर्ड इज इंस्टिंक्ट डिलाइट. ठीक है. तो एक पोएटिक जीनियस के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स होती हैं वो मैंने आपको बता दिया. पावर ऑफ इमेजिनेशन, डेप्थ ऑफ थॉट एंड इमोशंस, इंस्टिंक्ट, डिलाइट. ओके, ये 3 होती हैं. अब हम लास्ट में एक और उनका जो टॉपिक है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, इस पे थोड़ा बात करेंगे. इस पे भी कभी कभी लिखने को आ जाता है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. Last but not the least, the very important topic, willing suspension of disbelief. If we break the words of this concept, we will come to know easily what is the message of this topic. Okay, willing means होता है चाहकर, okay, जानबूझकर, willing. Okay, we want something, that is called we are willing. Suspension बना है, suspend से, suspend मतलब होता है हटा देना, remove करना. Got it? Disbelief मतलब क्या होता है? अविश्वास. किसी चीज़ में आपका विश्वास नहीं है, उसे कहते हैं डिसबिलीफ है आपका. तो होता क्या है? डिसबिलीफ हमें किस में होता है? डिसबिलीफ हमें होता है ऐसी चीज़ों में जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, जैसे कि सुपरनेचुरल एलिमेंट्स. तो मेनली जो ये टॉपिक लेके आए एस टी कॉलरेज, वो इसलिए लेके आए थे क्योंकि एस टी कॉलरेज के जो पोएम्स थी उसमें कई सारे एलिमेंट्स सुपर नेचुरल एलिमेंट्स थे. समझ में आ रही है? मतलब कि ऐसी चीज़ें थी जो एग्जिस्ट नहीं होती है, लेकिन उन्होंने प्लेजर दिलाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए कुछ कैरेक्टर्स बनाए थे. जैसे कि एंशिएंट मैरिनर में देखिए किस तरीके से वो कहानी बनाता है. ठीक है, एल्बास्ट्रॉस जो एक बर्ड होता है उसके गले में टांग दिया जाता है. तो कितना अच्छे से उसने ऐसी चीज़ें बताई जो
पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि लोग मर रहे हैं फिर जिंदा हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये डिसबिलीफ है, ये हमारा डिसबिलीफ है, वी डोंट बिलीव इन दैट, ओके, दिस इज अवर डिसबिलीफ। लेकिन वो डिसबिलीफ हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। कैसे हटाया, विलिंगली, मतलब चाह कर। क्यों हटाया, so that we can enjoy that poem, okay, we can get pleasure from that. If we will not remove our disbelief, अगर हम disbelief को किनारे नहीं करेंगे तो हम उसको enjoy ही नहीं कर पाएंगे। got it, okay, so this is the topic, this is the concept he brought कि अपने characters को मनवाने के लिए लोग उनकी कविताओं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, उन्होंने इस चीज़ को इस कॉन्सेप्ट को दिया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट केवल उनके ही लिए नहीं बल्कि सारे लोगों ने इसको माना है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो सभी ने इसको एक्सेप्ट किया है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ओके, ताकि और बढ़ावा मिल सके उन पोइट्स को जो वाकई सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पर लिख सकते हैं। क्योंकि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे पोएम्स जितनी भी लिखी गई हैं वो वाकई अमेजिंग है। अगर आप एंशिएंट मैरिनर नहीं पढ़ी है आपने तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा, बहुत बढ़िया पोएम है, ठीक है। तो जब कभी रीडर्स या स्पेक्टेटर्स इंटेंशनली, जानबूझकर अपने डिसबिलीफ को साइड में रख देते हैं, कोने में रख देते हैं टू एंजॉय दैट वर्क, तो इसको बोला जाता है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, वर्दी नोट्स लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी मैं वीडियोस बनाती रहूँगी जिसमें आपको अच्छे नोट्स कवर करा सकूँ, और जितने भी लिटरेचर के इंटरेस्टिंग लेसन्स हैं, जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।